हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। लेट्स सी आज हमारे पास क्या टॉपिक है इन द स्टोर टुडे। क्या है आज हमारे पास पढ़ाने के लिए? ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई एम नेहा सूद। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर। मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊंगी फॉर क्लास 6th, 7th and 8th. Hello everyone and welcome to this channel which is for Unacademy Champion CBSE for class 8. मैं आपकी क्लास हिंदी में लूँगी और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं कौन हूँ? आई एम नेहा सूद। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर और मैं अनअकैडमी में एक सोशल साइंस एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th. मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊँगी जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी तीनों सब्जेक्ट्स होंगे एंड आप मेरी डेली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पे. यू नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यू कैन लर्न इन फ्री स्पेशल क्लासेस ऑल्सो. मैं आपको बता दूं कि क्या प्रोसेस है. बेसिकली अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की है हमारे पास फीचर्स, सो यू कैन बाय अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स. माय कोड इज़ नेहा YT लाइव. ये कोड बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप मेरी फ्री क्लास देखना चाहते हैं सो यू नीड टू यूज़ दिस कोड सो दैट आप मेरी फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हैं. और आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए है. ये मेरा रेफरल कोड है बेसिकली फॉर 10% डिस्काउंट ऑन दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. राइट तो आज हम देखते हैं आज हम कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे और लर्न करेंगे हिंदी में. ठीक है, और समझेंगे हिंदी में. बेसिकली क्या है टॉपिक का नाम? ये क्लास 8 का टॉपिक है हिस्ट्री का. दिस इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स. वीवर्स कौन होते हैं अब हम देखते हैं धीरे धीरे. मैं आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ. कौन होते हैं वीवर्स, कौन होते हैं आयरन स्मेल्टर्स. इतने भारी भरकम नाम हैं ये, इनका क्या मतलब क्या है और कौन है फैक्ट्री ओनर्स. ठीक है, तो एक्चुअली ये स्टोरी तो बेसिकली हमारे देश की, जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे में रूल कर रही थी उससे पहले हमारे इंडस्ट्रियल कैसा था हमारा माहौल इंडिया में, उसके बारे में है ये चैप्टर. ठीक है, कैसी कैसी इंडस्ट्रीज चलती थी, कैसी कैसी मार्केट होती थी, कैसी कैसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती थी. तो वीवर्स आर बेसिकली कपड़ा मार्केट से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड है, कपड़े को बुनते थे. राइट एंड आयरन स्मेल्टर्स आर रिलेटेड टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, आपने सुना होगा कि कैसे एक चीज़ को पिघाला जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसी ओर से हमें मिनरल मिलता है. तो उसी को बोला जाता है बेसिकली आयरन स्मेल्टर्स. और फैक्ट्री ओनर्स, कितने बड़े बड़े नाम आए और कौन कौन से नाम आए फैक्ट्री ओनर्स. देखते हैं हम क्या क्या कवर कर पाते हैं आज की क्लास में. बेसिकली क्या क्या हम कवर कर पाते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड. ओ माय गॉड, इंट्रोडक्शन है बेसिकली ये हमारी फैक्ट्रीज का. अब मैंने आपको धीरे धीरे समझा दिया ये चैप्टर का क्या मतलब है. मैंने आपको उस सेंस में नहीं समझाया बट इन जनरल नॉलेज मैंने आप सबको बताया कि वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स कौन होते हैं. राइट तो अब हम देखते हैं क्या लिखा है हमारी इस स्लाइड में. तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली the textile and iron steel industry in India under the British rule played an important role in industrial revolution. जो टेक्सटाइल आप सबको पता है कॉटन की कितनी डिमांड थी इंडिया में, कितना अच्छा कपड़ा मिलता था इंडिया के अंदर, सब कुछ. सो द टेक्सटाइल इज रिलेटेड टू, कपड़ों की टेक्सटाइल होती है ना, कपड़े से रिलेटेड होती है.
एंड देन वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में आप सबने सुना ही होगा। टिस्को है, बेसिकली टाटा की कंपनी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इन इंडिया। अंडर द ब्रिटिश रूल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए ये टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए। रेवोल्यूशन मतलब बहुत नई चीज़ें आई थी। कॉटन प्रोडक्शन प्लेस्ड इन ब्रिटेन एट द टॉप 19th सेंचुरी। तो कॉटन प्रोडक्शन भी बेसिकली ब्रिटेन में भी शुरू हो गया था। कॉटन प्रोडक्शन किसकी कॉपी कर रहे थे वो? इंडिया की। ठीक है, तो कॉटन प्रोडक्शन प्लेस ब्रिटेन एट द टॉप इन द 19th सेंचुरी when British iron and steel industry started growing from 1850, Britain came to be known as the workshop of the world. तो 1850 में क्या हुआ था? बेसिकली ब्रिटेन की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने एक नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। कौन से ईयर में? डोंट फॉरगेट द ईयर, 1850 में। ठीक है, तो 1850 में ब्रिटेन वॉज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता था? एक तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास थी, बहुत अच्छे स्किल्स थे उनके पास, सब कुछ था, तो उनको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता था। द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया वॉज वन ऑफ द रीजन्स, मेन रीजन्स। तो कॉलोनाइजेशन बेसिकली, जब ये कॉलोनाइजेशन रूल आपने सुना होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया था। कहाँ पे? इंडिया पे। हमें दबाया था, हमारा मिसयूज़ किया था। तो कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स इन इंडिया एंड सोल्ड देम इन यूरोप इन ह्यूज प्रॉफिट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास क्यों आई थी? क्यों आई थी हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी? घूमने फिरने आई थी? नहीं, वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलनी थी वो लेने आई थी, जिसमें से एक था कॉटन। देन वी हैड सिल्क, सिल्क भी इंडिया में बहुत पॉपुलर था। देन वी हैव स्पाइसेस, मसाले जिसको कहते हैं, कॉटन और सिल्क, सिल्क। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिकली पॉपुलर थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी। ठीक है, उनका मेन काम मकसद था कि हम इंडिया में जाके सस्ता माल खरीदेंगे और अपनी कंट्री में, अपने देश में, यूरोप में जाके बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे, खूब रेवेन्यू कमाएंगे इसके अंदर। विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products. ठीक है, जब ग्रोथ होने लगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा कि इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट का फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओवर द टाइम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगैन टू फ्लडिंग इंडिया। तो वहाँ के गुड्स इधर भी आने लग गए थे। How did this affect Indian crafts and industries? This is a question. तो अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम बेसिकली अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इस चैप्टर का कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, क्यों इतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, क्यों इंडिया का कपड़ा बहुत ही फेमस था। मैं आपको सबको पहले ही बता दूं, इंडिया का कपड़ा इंडिया के जो कपड़े थे, जो टेक्सटाइल था, वो बहुत ही फेमस था। तो the textile and the iron and steel industry in India under the British rule played an important role in industrial revolution. Cotton production placed Britain at the top in the 19th century when British iron and steel industry started growing from 1850. ये ईयर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री में हो तो ईयर्स बेसिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्क्स लगते हैं, आपको पूछा जाएगा किस ईयर में हुआ था। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था ब्रिटेन को। द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया वॉज वन ऑफ द मेन रीजन्स।
ईस्ट इंडिया कंपनी bought goods in India and sold them in Europe and earned huge profit. बहुत अच्छा प्रॉफिट लेते थे वो, क्योंकि यहाँ से सस्ता माल लेके कहीं बेचेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले खूब कमाई होती थी. विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. आई होप आप सबको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी. तो अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंडियन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड मार्केट. तो इंडियन टेक्सटाइल्स, मैंने आप सबको बताया कि इंडिया की जो थी बेसिकली कपड़ा, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, ना कि सिर्फ इंडिया में था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था. तो द वेस्ट बंगाल कॉटन वॉज फेमस फॉर इट्स क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप. तो बंगाल साइड में का कॉटन और उसकी क्वालिटी और उसके अंदर क्राफ्टमैनशिप, मतलब जिस तरह से उसमें काम किया गया था कपड़े के ऊपर, वो बहुत फेमस था. तो कहाँ कहाँ माल जाता था बेसिकली इंडिया का, वॉज एक्सपोर्टेड इन सदर्न ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया. तो बेसिकली इंडिया इधर है, तो ऊपर की साइड की जो सारे चीज़ें थी वहाँ पे जाता था एशिया की, वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड द सेंट्रल एशिया. In the 16th century, European trading companies brought Indian textile and sold them in Europe. तो 16th century में, as you all know, कि सबको पता चल गया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगी, और भी बहुत सारी कंपनी थी, फ्रेंच थे, पोर्चुगीज़ थी, डच थे. तो और भी बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी जो इंडियन टेक्सटाइल से जो इंडियन माल लेती थी और यूरोप में जाके बेचती थी. इंडियंस वीवर्स वर फ्लरिश्ड मतलब उनके पास बहुत अच्छा काम आ गया था, बहुत अच्छा सेल हो रही थी, बहुत अच्छा टेक्सटाइल मार्केट का एक तरह से बूम चल रहा था, राइट. तो और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. इंडियन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड मार्केट बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर द बंगाल. इससे पहले कि ब्रिटिश कॉन्कर करता बंगाल में, आपको पता है बंगाल में ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा कॉन्कर अपना फैक्ट्री तक बना ली थी. इंडिया वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, कैसे भी इस सबको चीज़ों को याद कर लो, तो आपके टेस्ट में जब भी आपके पास आएगा तो आप फटाफट से आंसर्स लिख दोगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं होने वाली. सो इंडियाज वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था. द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वॉज फेमस फॉर बोथ इन फाइन क्वालिटी एंड द एक्सक्यूटिव क्राफ्टमैनशिप, मतलब यूनिक क्राफ्टमैनशिप थी उस कपड़े के अंदर. इंडियन टेक्सटाइल्स वर ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड दी सेंट्रल एशिया. तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी कंट्रीज में इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था, मतलब जाता था माल. साउथ ईस्ट एशिया. देखिए मैं आपको सबको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको पूछा जा सकता है. वेस्ट में जाता था, वेस्ट एशिया में, और सेंट्रल एशिया में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पटोला वीव, एक वीव थी, वॉज वूवन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पटन, एंड दिस टाइप ऑफ वीव वॉज फेमस इन इंडोनेशिया तक माल जा रहा था. सो इट हैज़ अ हाई वैल्यू ओवर देयर. तो एक पोटोला वीव करके होती होगी, कोई स्टाइल होता होगा कपड़े का, वॉज वूवन इन सूरत, अहमदाबाद and Patan, and this type of weave was famous in Indonesia. इंडोनेशिया में फेमस थी, पूरे इंडोनेशिया तक माल जा रहा था. मतलब कहाँ कहाँ दूर दूर तक इंडिया का कपड़ा कितना मशहूर हो चुका था, आप लोग सोचिए. चलिए हम देखते हैं. वर्ल्ड टेल हस दी हिस्ट्रीज. हमारा जो हिस्ट्री है वो बेसिकली बताता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा कैसा कपड़ा था उस टाइम पे. तो वर्ल्ड यूज बाय द वर्ड्स जो थे, बेसिकली जो वर्ड्स थे, अलग अलग नाम दिए गए थे कपड़ों को, अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग नाम थे, ठीक है.
तो द वर्ड्स यूज बाय द यूरोपियंस, वर्ड्स मतलब शब्द जो यूरोपियन से शो द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड। इवन द क्वीन जो महारानी थी यूरोप की, इंग्लैंड की, वो क्या पहनती थी, वो इंडियन फैब्रिक की ड्रेसेस तक पहनना पसंद करती थी। तो आप देख रहे हैं क्वीन तक इंडियन फैब्रिक की ड्रेसेस पहनती थी। मोस्ट अमेजिंग फैक्टर, बहुत ही बढ़िया उम्दा चीज होने लगी थी कि क्वीन तक को इंडिया का कपड़ा पसंद आता था और वो उसके कपड़े पहनना पसंद करती थी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट बेसिकली, अभी चलो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट इंडस्ट्री जो सेटअप हुई थी वाज दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले सेटअप हुई थी इंडिया में, फिर दूसरी इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई थी। तो लेट्स सी, ये नेम्स है बेसिकली, यूरोपियन नेम था, इंडियन नेम था। चिंट्स का चिंट, इंडियन नेम था बेसिकली चिंट, और यूरोपियन ने उसका नाम रख दिया था चिंट्स। क्लोथ विथ स्मॉल फ्लावर मोटिव्स, तो एक कपड़ा था बेसिकली, उस पर अलग अलग छोटे तरह के फूल बने हुए होते थे, फूल से बने होते थे, तो कपड़ा था, उसको चिंट्स बोला जाता था, चिंट। कॉसियास वॉज खासा, बांधना, अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन बताऊंगी क्या क्या रीज़न है, सब कुछ बताऊंगी। बांधना एक था, उसको बांधना वो टाई एंड डाई, बांधनी अभी भी आता है अगर आपने देखा होगा तो। कैलिको, कॉटन एक्सपोर्टेड फ्रॉम कैलिकट, कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कैलिकट। और मुस्लिन कपड़ा अभी भी है, बेसिकली ये बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ रियली वेरी सॉफ्ट। इंडियन कॉटन एक्सपोर्टेड बाय अरब्स ऑफ मूसल। तो अब इसके पीछे के बैकग्राउंड देखते हैं हम, क्या क्या बैकग्राउंड था इनके बीच में, क्या क्या चीज़ें थी जो इतना फेमस हो गया इंडिया का कपड़ा कि क्वीन की महारानी तक पहनना शुरू हो गई। देखते हैं अब। तो द फाइन कॉटन क्लॉथ विच वॉज फर्स्ट, अभी हम वही पढ़ रहे हैं बेसिकली कपड़े के बारे में। कपड़े के बारे में बेसिकली द टाइप, the fine cotton cloth which was first seen by the European traders was one of the which was carried by the अरब के थ्रू, बेसिकली अरब का एक थी ये इंडिया, एक था ये यूरोप, तो बीच में अरब पड़ता था। तो मोज़ैल वॉज दी सिटी जहाँ पे ये ट्रेडिंग हुआ करती थी। मोज़ैल वॉज विच इज़ प्रेजेंट डे ऑफ इराक। ठीक है, मोज़ैल एक सिटी थी इराक के अंदर, और वहाँ पे ये ट्रेडिंग हुआ करती थी यूरोप और इंडिया के बीच में। सो दे स्टार्टेड रेफरिंग इट एज अ मुस्लिन क्लोथ, मतलब उसी से एक शब्द निकल दिया गया उसकी, ये बेसिकली मुस्लिन क्लोथ उसको बोला जाता है जो इंडिया में बन रहा था। दिस वर्ड अर्न देन अ लॉट ऑफ मनी, ये वर्ड, ये कपड़े ने उनको बहुत अच्छी कमाई कराई। ये देखो हमने ये पढ़ा ना मुस्लिन के बारे में, मुस्लिन इज़ बेसिकली इट्स वेरी सॉफ्ट मटेरियल। आप ट्राई करना अगर आप कभी जाओ कपड़ा वपड़ा किसी खरीदने, किसी मम्मी के साथ या किसी के साथ, तो ये नहीं कि टी शर्ट्स में देखना है आपको, टॉप्स में देखना है या जीन्स में देखना है, ये कपड़ा वहाँ नहीं मिलता। बेसिकली एक होलसेलर के पास ये कपड़ा ज़रूर होगा। मुस्लिन, आप बोलना उसको मुस्लिन कपड़ा दिखाओ तो वो आपको दिखाएगा मुस्लिन कपड़ा। उसमें क्या होता है, इट्स वेरी सॉफ्ट, एक मलमल की तरह एक कपड़ा होता है, वो बहुत ही हाई डिमांड में था। और उसका नाम कहाँ से इमर्ज हुआ था, बेसिकली इट वॉज फर्स्ट सीन बाय यूरोपियन ट्रेडर्स ने, वॉज कैरिड बाय दी, मतलब जो ट्रेडिंग होती थी वो इराक के मोसल शहर से होती थी। सो दे स्टार्टेड, उन्होंने उसी से उसका नाम रख दिया मुस्लिन क्लोथ। दिस वर्ड अर्न देम अ लॉट ऑफ मनी, नॉट द वर्ड बट बेसिकली ये कपड़े ने उनको बहुत कमाई कराई। ठीक है, सबको हमने ये पॉइंट पढ़ लिया, मतलब हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैलिको के बारे में। वेयर इज़ द कैलिको? ओ हेयर इट इज़, यहाँ पर है कैलिको। कॉटन एक्सपोर्टेड फ्रॉम कैलिकट। ठीक है,
तो व्हेन द पोर्चुगीज केम टू इंडिया, अब हमें पता है सिर्फ इंग्लैंड के लोग नहीं आए थे, पोर्चुगीज से बहुत लोग आए थे। केम टू इंडिया फॉर प्रोक्योरिंग स्पाइसेस, पोर्चुगीज आए तो मसाले खरीदने थे। दे लैंडेड इन कैलिकट, ठीक है। दिस टेक्सटाइल विच took back to Europe came to know as calico, named after a place from where it was purchased. So Calicut was derived from calico. Calico से उन्होंने नाम रख दिया, कैलिकट से उन्होंने नाम रख दिया कैलिको। When the Portuguese came to India for procuring spices, स्पाइसेस के टाइम पे वो कहाँ लैंड हुए थे, कैलिकट, और उनको मे बी शायद वहाँ का कपड़ा बहुत ही पसंद आ गया। द टेक्सटाइल विच टू, उन्होंने वो यूरोप में जाके फिर वो बेचना शुरू हो गए। एंड नेम्ड इट एज कैलिको, नेम्ड आफ्टर अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट वॉज परचेज। चलो ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हम पढ़ते हैं व्हेन पोर्चुगीज केम टू इंडिया फॉर प्रोक्योरिंग स्पाइसेस, एक ही चीज़ फिर से लिख दी मैंने। ओके लेट्स स्टॉप दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो इफ वी टेक अ लुक एट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स, देयर वॉज चिंस, कोसाइयास, बांदना, ऑल दीज वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड्स। तो ये हिंदी के शब्द हैं बेसिकली, अपने यहाँ से तोड़ मड़ोड़ करके उसको अंग्रेजी टच देके और उन्होंने दे दिया। तो चिंस इज बेसिकली अ चिंथ, अ पीस ऑफ क्लॉथ विद द फ्लावरी डिज़ाइन। मैंने आप सबको बताया कि एक क्लॉथ है उस पर फूल से बने हुए हैं, फूल से बने हुए छोटे छोटे अलग अलग फ्लावर टाइप का बेसिकली। फ्रॉम 1680 द फ्लावर डिज़ाइंस बिकेम सो फेमस इन इंग्लैंड एंड यूरोप दैट रिच पीपल, ध्यान दीजिए इस बात को, 1680 में इतना फेमस हो गया चिंट जो भी आप उसको कहना चाहें, फ्लोरल डिज़ाइन इतना फेमस हो गया कि इंग्लैंड और यूरोप के लोग, रिच पीपल, इवन द क्वीन हरसेल्फ स्टार्टेड द वेयरिंग द इंडियन फैब्रिक। कितना फेमस हो गया था, मतलब कितना पसंद आया था। Many other fabrics came to be known from the place of origin such as Kasim Bazar, Patna, Calcutta, Orissa, Charpore. This shows the popularity of Indian textile in other parts of the world. इससे पता चलता है कि इंडिया ने तो धूम मचा रखी थी, धूम मचा ले, राइट। इंडिया ने धूम मचा रखी थी किसके अंदर, कॉटन टेक्सटाइल में, कपड़ों के अंदर, टेक्सटाइल में, इंडियन टेक्सटाइल में, इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जगह जगह लोग आ रहे थे और जगह जगह लोग सर्च कर रहे थे, बेसिकली क्या सर्च कर रहे थे, इंडिया का कपड़ा हमें मिल जाए, हमें मिल जाए और हम अपने देश में जाके बेचें। इतना ज़्यादा चिंस वह सो फेमस, फ्लोरल डिज़ाइन इतना फेमस हो गया कि क्वीन की, महारानी ने पहनना शुरू कर दिया वो इंडियन फैब्रिक। कितने अगेंस्ट थे वो इंडिया के, पर तब भी उनको कपड़ा बहुत पसंद आ रहा था। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि कौन से कपड़े थे, व्हाट वर द नेम्स, तो आप ये नेम्स यू नीड टू मेंशन इट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब मैं आपको एक टाइप का कपड़ा भी दिखाती हूँ। दिस इज बांदना, ओहो सॉरी, दिस इज बांदना, ये बांदना क्लोथ है, देख रहे हैं आप। तो बांदना क्लोथ अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, पर बांदना मतलब वो टाई एंड डाई होता था, मतलब उसको बांध देते थे और फिर डाई करते थे तो वो कलर उसी के अंदर छपता था, बाकी प्लेन रहता था। बांदनी भी बोला जाता है मेरे ख्याल से इसको। सो इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट, अब हमने देख लिया इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ही भारी डिमांड थी, जगह जगह से पोर्चुगीज, यूरोपियन सब आ रहे थे, इंडिया से हम कपड़ा लेके जाएंगे और अपने देश में बेचेंगे। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट by the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool silk makers in India began protesting against the import of cotton textiles. कॉटन टेक्सटाइल्स के इंपोर्ट पे उनको प्रॉब्लम होने लग गई। उन्होंने देखा हम भी कपड़ा बना रहे हैं
वो भी कपड़ा बना रहे हैं पर उनकी डिमांड ज़्यादा है, हम तो फेलियर निकले, वी आर फेलिंग इन आवर ओन कंट्री। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये कपड़ा नहीं आएगा हमारे देश में, हमारा कपड़ा यूज़ होना चाहिए। ये क्यों देश में हमारे ऐसे इंडिया की तरफ से कपड़ा लेके आ रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं और यहाँ के लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको। सो बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England की बात हो रही है, began protesting against the import of the Indian cotton textiles। ठीक है, इम्पोर्टिंग टेक्सटाइल से भी वो बैन करना शुरू कर दिया था बेसिकली उन्होंने। सो इन 1720 यूज ऑफ चेन्स हमने ये पढ़ा ना, चेन्स हमने पढ़ा ना, चेंट जो फ्लावर लगा होता था कपड़ा, यूज ऑफ चेन्स बैंड एंड दिस इज नोन एज कैलिको एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। तो इन 1720 आपको पूछा जाएगा व्हेन वाज द कैलिको एक्ट, कब हुआ था, तो आपको लिखना है 1720 में। अब आपको पूछा जाएगा क्या था कैलिको एक्ट में, बेसिकली इसमें यूज था द चेन्स वर बैंड, क्योंकि क्वीन की महारानी तक को वो कपड़ा पसंद आ रहा था, तो मतलब कुछ तो है, राइट। सो कुछ तो है। दिस एक्ट वॉज नोन एज कैलिको एक्ट। So the European textile industry starting imitating and printing Indian design on muslin. So the European textile industries, यूरोपियन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रेप्लिका आप समझते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, कॉपी करना शुरू कर दिया इंडिया के कपड़े को, प्रिंटिंग डिजाइन्स ऑफ इंडियन डिजाइन ऑन म्यूसलिन के कपड़े के ऊपर, एक कॉटन का कपड़ा जो म्यूसलिन हमने पढ़ा था। यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टिंग इमिटेटिंग एंड प्रिंटिंग इंडियन डिजाइन्स, मतलब दे वर कॉपी कर रहे थे, चीटर कॉक्स, दे वर मेकिंग दी रेप्लिका। ठीक है, सो उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। However, Indian textiles continue to dominate world trade till the end of 18th century. Indian textile तब भी dominate कर रही थी till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French and the English made enormous profits out of the flourishing trade. मतलब माल यहाँ से खरीदते थे, वहाँ महंगा बेचते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा चल रहा था। These companies purchase cotton and silk textile in India by importing silver. But as you know, when the East India Company gained political power in Bengal, it is no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenues from peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textiles. तो हमारा पैसा ही यूज़ करते थे इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदने में, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेसिकली पावर आई, उनके पास चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर आई बंगाल में, इट हैड नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स। मतलब वो हमारे को गोल्ड वगैरह देते थे, सिल्वर देते थे, तो इन एक्सचेंज लेते होंगे कुछ ऐसा, टू बाय इंडियन गुड्स। इंस्टेंट दे हमसे ही रेवेन्यू लेते थे फ्रॉम पीजेंट्स एंड ज़मींदार, उनसे टैक्स लेते थे, और वही पैसा कहाँ यूज़ करते थे, इन बाइंग दी इंडियन textiles. So the competition with the Indian textiles also led to a surge from the technological innovation in England. तो अब क्या हुआ, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब क्या हुआ कि कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल्स में इतना ज़्यादा हाई हो गया इंडियन टेक्सटाइल्स की वजह से कि अलग अलग इनोवेशन होनी शुरू हो गई इंग्लैंड के अंदर, राइट। अलग अलग इनोवेशन मतलब मशीनरी आनी शुरू हो गई, पहले तो हाथ से काम होता था, अब मशीनरी आनी शुरू हो गई इंग्लैंड के अंदर,
वो उनका काम और फास्ट करने लग गई, तो वो भी चढ़ने लग गए बेसिकली। हमारी रेप्लिका, हमारा ही कॉपी करके देवर बूमिंग देयर बिजनेस। सो स्पिनिंग जेनी बोला जाता है। स्पिनिंग जेनी क्या था? जिन्होंने स्पिनिंग मशीन, दिस इज बेसिकली अ स्पिनिंग मशीन। ये स्पिनिंग मशीन है, आप सबने कभी ना कभी देखा होगा ऐसा। तो इन्वेंटेड इन 1764 बाय जॉन केई। कब इन्वेंट हुई थी? दिस वॉज इन्वेंटेड बाय इन 1764 बाय जॉन केई। ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्पिंडल्स, मतलब अब मशीनरी आ गई, मशीन आ गया, तो एज यूजुअल यू ऑल नो काम फटाफट होने लगा। A single worker operated several spindles. तो एक सिंगल वर्कर ने ऑपरेट करना शुरू किया सेवरल स्पेंडल्स को, मतलब एक स्पिनिंग मशीन से एक सिंगल वर्कर ने ऑपरेट करना किया, बहुत सारी सेवरल चीज़ें बननी शुरू हो गई। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कविक इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो इन्वेंशन हुई स्टीम इंजन की उसके बाद बाय रिचर्ड आर्कविक, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। ये भी स्टीम इंजन की वजह से उनकी प्रोडक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गई। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस कॉम्पिटिशन लेड टू इंट्रोड्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड। ठीक है। In 1764, the spinning jenny was invented by John Key. It was spinning machine that could operate several spindles in single rotation. स्पिनिंग मशीन थी बट बहुत अच्छा काम कर रही थी। सेवरल स्पिंडल्स इन एक ही रोटेशन में काफ़ी कपड़ा का काम कर देती थी। दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब इससे प्रोडक्शन हाई होने लग गई। ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786, a revolution was experienced in cotton textile weaving. Now weaving cotton became speedy and cheaper also. चीप भी होने लग गया, काम जल्दी भी होने लग गया। However, Indian textile was still dominating the market till the end of 18th century तक अभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत इंडिया का नाम था। Many European companies such as English, Dutch, French earned a handsome profit out of this. These companies purchased cotton and silk by importing सिल्वर फ्रॉम देयर नेटिव कंट्रीज। कहाँ से? वहाँ से चांदी लेके आते थे और यहाँ कंट्री में लाते थे, तभी वो इम्पोर्ट कर सकते थे। बट सून आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी ओवर द बंगाल, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग इनफ रेवेन्यू टू फाइनेंस देयर ट्रेड पर्पसेस एंड स्टॉप इम्पोर्टिंग सिल्वर फ्रॉम द इंग्लैंड। मतलब हमारा रेवेन्यू ही यूज़ करके क्या करते थे? हमारा रेवेन्यू ही यूज़ करके हमारे ट्रेड बिजनेस को और अपने ट्रेड बिजनेस को और बढ़ाते थे। राइट। चलो, द मेन सेंटर्स ऑफ वीविंग वर लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ बंगाल। चलो अब मुझे बताना कोस्टल एरियाज क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में। What are coastal areas? The main centers of weaving were located in Bengal, Dhaka, Bangladesh जो है अब basically, Coromandel coast stretching from Madras, Coromandel coast होता था मद्रास to northern आंध्र प्रदेश and गुजरात। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, आप इसको नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कहीं पे ताकि आपको पता चले कि क्या आंसर आपको देना है। वाई डिड इंडियन फैब्रिक बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड?
क्यों पॉपुलर था इंडियन फैब्रिक, ऐसा क्या हो रहा था? तो इंडियन फैब्रिक वॉज वेरी फाइन इन क्वालिटी, कॉटन लाइक म्यूसलिन हैड अ फाइन टेक्सचर, द फ्लोरल मिड्स वर intricate and beautiful and relatively cheaper, thus it gained popularity in England. सबसे बड़ी बात क्या थी? रिलेटिवली चीपर और क्वालिटी, सस्ता माल और अच्छा माल, किसको नहीं पसंद आएगा? हम सबको भी पसंद आएगा, राइट? तो सबको पसंद आता था. इंडियन फैब्रिक वॉज वेरी फाइन इन क्वालिटी, कॉटन लाइक म्यूसलिन हैड अ फाइन टेक्सचर, फाइन सा टेक्सचर था, मैंने आपको बोला ना बहुत अच्छा सा टेक्सचर था बेसिकली. द फ्लोरल मिड्स वर इंटेरिगेट एंड ब्यूटिफुल एंड रिलेटिवली चीपर, थस इट गेन पॉपुलैरिटी इन इंग्लैंड में पॉपुलैरिटी थी. अब हम पता करते हैं वीवर्स क्या होते हैं. वीवर्स क्या होते थे? वीवर्स आपने कभी सुना होगा, जो बुनाई करते हैं, वीवर्स वीइंग करते हैं. वीवर्स ऐसे होते थे पुराने ज़माने में. कैन यू सी दैट? ऐसे काम किया जाता था वीवर्स का. बट ये एक ख़ानदानी काम था बेसिकली, उनके एंसेस्टर से ये काम सीखते थे. ये नहीं कि अभी अभी कोई ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वजह से ये सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है. ये सीखते थे बेसिकली, वीविंग ऐसे होती थी, उनको अपने पूर्वजों से सीखा जाता था. तो व्हाट वर वीवर्स? वीवर्स क्या है? वीवर्स दे गॉट द स्किल्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स. दे गॉट देयर स्किल्स, उनको कहाँ से मिली? अपने एंसेस्टर से, मतलब अपनी पीढ़ियों से. ठीक है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड मिलियंस ऑफ इंडियंस. मिलियंस ऑफ इंडियंस एम्प्लॉयमेंट होती थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत काम था और सब कुछ था. द फेमस वीविंग कम्युनिटीज वर तांती वीवर्स फ्रॉम बंगाल, झूलन्स एंड, नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको, पूछा जा सकता है ये भी एग्जाम्स में. तो तांती वीवर्स फ्रॉम बंगाल, झूलास और मोमिन रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, साले, साले एक भी था, इट्स अ फनी वर्ड है बट ठीक है, साले, काइकोलार एंड देवगंज ऑफ साउथ इंडिया. तो आपको पूछा जा सकता है कौन से वीवर फेमस थे बंगाल के अंदर, तो आप लिखोगे तांती वीवर्स. फिर कौन से वीवर्स फेमस थे नॉर्थ इंडिया में? इट वॉज झूलास एंड मोमिन रिवर्स. फिर कौन से वीवर्स फेमस थे? साले, कायकोलार एंड देवगंज. स्पेलिंग भी याद करने हैं साथ में, ऑफ साउथ इंडिया. स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लॉथ. तो कैसे बनता था कपड़ा? इतना आसान नहीं था कपड़ा. पहले सबसे पहले तो स्पिनिंग होती थी. मोस्टली द वुमेन डिड दिस ऑन चरखा. चरखा, गांधी जी का आपने चरखा देखा है, उसमें स्पिनिंग होती थी बेसिकली. एंड टाकली, टाकली भी बोला जाता था उसको. डाइंग, डाइंग इज बेसिकली, डाई करते हैं ना आजकल, डाइंग मतलब कलर चढ़ाना उसके ऊपर. डन बाय द डायर्स हु वर कॉल्ड रंगरेज. क्या बोला जाता था उनको? रंगरेज बोला जाता था, डाइंग वाले जो होते थे. वीविंग होती थी, वर डन बाय द वीवर्स हु वोव द थ्रेड, मतलब कपड़े की बुनाई करते थे. ठीक है. फिर इनटू द क्लॉथ. प्रिंटिंग वर डन बाय चिपंगरीज, दे यूज ब्लॉक्स एंड नेचुरल डाइज. तो ऐसे प्रिंटिंग होती थी. ठीक है. तो आपसे पूछा जाए व्हाट वर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लॉथ, उसमें आएगा स्पिनिंग. मोस्टली वुमेन डिड दिस ऑन चरखा एंड टाकली. डाइंग वर डन बाय द डायर्स हु वर कॉल्ड रंगरेज. वीविंग वर डन बाय द वीवर्स हु वोव द थ्रेड इनटू द क्लॉथ. प्रिंटिंग वाज डन बाय द चिपकरीज, दे यूज ब्लॉक्स, ब्लॉक्स होते थे जिसमें डिज़ाइन बने होते थे और उसे डाई करते थे. प्रिंटिंग उसी से होती थी. फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत इसके. वीवर्स जनरली बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट हैड अ क्वालिटी ऑफ फाइन वीविंग. मतलब एक ही कला थी, ये हर कोई नहीं कर सकता. हम सोचे आज से हम वीविंग करना शुरू कर देंगे, सो इट इज़ नॉट दैट ईजी, इतना आसान नहीं है.
देयर स्किल्स वर कैरिड ऑन बाय द नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन से जनरेशन पास होता था, मतलब मैं अपने बेटे को या बेटी को सिखाऊंगी, वो उसको सिखाएगा, ऐसे होता था. तो देयर वर सो मैनी नेम्स फॉर द वीवर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक तांती इन बंगाल, झूलास एंड मोमिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साले एंड काइकोलार एंड देवगंज ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, नोट करते चलो. फॉर वीविंग द फर्स्ट स्पिनिंग वॉज डन बाय वुमेन. ये बेसिकली स्टेप्स हैं. In this task, charkha and takli were used. The thread was spun on the charkhas and then rolled onto the takli. In the most communities, weaving was a talk done by men. मतलब मोस्टली आदमी ही काम कर रहे होते थे, were done by men. Rangrees used to dye the thread to make colored textiles, and chimpigaris were the block of the printer specialists for making the print cloth. सबको समझ में आ गया अभी तक? अब हम चलते हैं डिक्लाइन कैसा होना शुरू हुआ. डिक्लाइन ये लास्ट है बेसिकली टॉपिक, फिर हम थोड़े बहुत देखेंगे क्वेश्चनर्स क्या है. ठीक है, तो डिक्लाइन कैसे होना शुरू हुआ इंडियन टेक्सटाइल्स का. तो डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन चैलेंज इंडियन टेक्सटाइल्स इन अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट. ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या शुरू किया था, क्या बनाना शुरू कर दिया था, कॉटन इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी. हमने ये पढ़ा, हमारी कॉपी करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडिया में जो थी उसको बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में, जहाँ पे माल इनका जा रहा था, क्योंकि एक और कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया था, वो था ब्रिटेन. हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स दैट वर इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन. बहुत बड़ी बड़ी ड्यूटियाँ लगने लग गई चीज़ों पे जो टेक्सटाइल्स पे थे, वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स दैट वर इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन. इंग्लिश मेड कॉटन एंड रिप्लेस इंडियन टेक्सटाइल्स. हमने पढ़ा इंग्लिश ने कॉटन बनाई और इंडियन टेक्सटाइल. इंडियन वीवर्स लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट. अब आपको पता है कि जैसे ही काम थोड़ा कम होता है तो काम कम होने की वजह से क्या हुआ, इंडियन वीवर्स ने अपनी एम्प्लॉयमेंट क्या कर दी, कम होनी शुरू हो गई. महात्मा गांधी इनकरेज पीपल टू यूज हैंड स्पन कॉटन. उन्होंने, आपने देखा होगा कि स्वदेशी छोड़ो और ये सब बोला था, जब उन्होंने बोला था कि इंडिया का कपड़ा पहनो, हैंड स्पन कपड़ा पहनो. राइट, थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में. The growth and development of British industries affected Indian textile producers in several such as there was a tough competition between Indian textiles and British textiles in American and European market. में tough competition होना शुरू हो गया था. Britain had imposed heavy import duty on Indian textiles. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ड्यूटियाँ लगानी शुरू कर दी थी, टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे. In the beginning of the 19th century, Britishers gained control over the African. 19th century में ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन, अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में अपना कब्जा कर लिया था. The demand of Indian goods reduced, मतलब इंडियंस को नुकसान होना, resulted in big loss for the Indian weavers. So this is basically the reason क्यों इंडियन वीवर्स अनएम्प्लॉयड होने शुरू हो गए थे. सो दिस इज बेसिकली द रीज़न, मतलब उनकी नौकरियां छिनने लग गई थी क्योंकि डिमांड कम हो गई थी, जिस वजह से उनके पास काम नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो गई थी. इंडियन वीवर्स वर हिल्ड बैडली बाय द अनएम्प्लॉयमेंट. इंग्लिश एंड यूरोपियन कंट्रीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स and their agents were not providing advance to secure supplies. ठीक है, इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज ने तो बिल्कुल ही क्रॉस मार दिया था इंडियन प्रोडक्ट्स में. फाइनली द वीवर्स हैड टू राइट अ पिटिशन टू द गवर्नमेंट फॉर द हेल्प. तो वीवर्स ने देखा ये तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है, उन्होंने एक पिटिशन लिखी गवर्नमेंट को टू हेल्प करने की. द सिचुएशन गॉट वर्स
when in 1830s British cotton overtook the Indian market as there was a huge inflow of cotton from Britain. 1830 में सिचुएशन तो इतनी ख़राब हो गई क्योंकि ब्रिटेन से बहुत कॉटन बहुत कपड़ा आना शुरू हो गया था. Not only this, by 1880s, 2/3 of cotton clothes which were worn by Indians were made of cotton which was imported from Britain. Not only in 1880, 2/3 of the cotton clothes जो इंडियंस पहनने लग गए थे वो क्या थे, ब्रिटेन में बने हुए थे. ठीक है, ब्रिटेन में बने हुए थे. दिस मेड इंडियन वीवर्स एंड स्पिनर्स जॉबलेस. खत्म हो गई थी उनकी नौकरी बिल्कुल. However, handloom weaving still existed for some reasons, like some clothes were not supplied by the machines. हर एक काम मशीन नहीं कर सकती, इतना याद रखना. हमारे पास मशीन ज़रूर है पर हर एक काम मशीन नहीं कर सकती. तो हैंडलूम वीविंग अभी भी चल रही थी. ठीक है, were not supplied by the machines. For example, sarees with intricate borders or cloth with ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन. साड़ियों पे कोई बॉर्डर सा लगता था या वो ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न होते थे वो मशीन के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते थे. कोर्स क्लोथ यूज बाय द पुअर वॉज नॉट प्रोड्यूस बाय द इन. कोर्स क्लोथ एक होता था जो पुअर वॉज यूज बाय द पुअर, थोड़ा सस्ता माल टाइप होगा, तो वो ब्रिटिश टेक्सटाइल्स वर नॉट प्रोड्यूस बाय द पिक्चर क्योंकि वो तो ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में थे. Sholapur in western India, Madurai of South India became the important centers of weaving in the late 19th century. Even Mahatma Gandhi during the national movement urged people to boycott English textiles. आपने देखा भी होगा ये, अगर आपने किसी ने देखा है कि बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था इंडिया और कपड़ों को आग भी लगा दी गई थी. वो सीन इफ़ यू हैव एवर सीन दी, आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा. बॉयकॉट इंग्लिश टेक्सटाइल एंड यूज हैंड वोवन खादी. खादी हमारा मेन प्रोडक्ट है. दिस लेटर बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म ड्यू टू विच चरखा वॉज पुट ऑन द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये जो चरखा है, ये जो चरखा है जो ऐसे ऐसे होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की चरखा बनने शुरू हो गया था क्योंकि टू प्रमोट सिंबल बन चुका था. Weavers and spinners who were jobless finally chose the job options. For example, some कोई farmers बन गए, कोई left for the Africa and South America चले गए in search of work, and many went to Bombay, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur, Kanpur to work in cotton mills. तो ये बेसिकली ये छोटी सी स्टोरी है कैसे ब्रिटेन बहुत ही चालाकी से उन्होंने हमारा कॉम्पी करना शुरू किया और सब कुछ करना शुरू किया और वो हमारे वीवर्स जॉबलेस हो गए, सब कुछ हो गए. चलिए अब हम थोड़े बहुत देख लेते हैं, थोड़े बहुत हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. देन क्या आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज मेंट बाय मुस्लिन. मुस्लिन क्या था? Muslin was finely woven textiles were known as muslin, named after the European traders के नाम पे रखा गया था. What actually do the term chintz described? Term chintz मैंने आपको बताया ना chintz क्या था. Chintz were printed clothes and the word was derived from the Hindi word chint, meaning the cloth with small and colorful flowery design. छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, फ्लॉरी डिज़ाइंस बने हुए हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं, उनको बोला जाता था चिंस. जो एक हिंदी वर्ड से निकला गया था वो था चिंत. दिस एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूजिंग द कॉटन टेक्सटाइल चिंस. द एक्ट वॉज नोन एज कैलिको एक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. Name the place where Indian textiles were extensively traded. They were traded in Southeast Asia. ठीक है, यहाँ पे था जावा, सुमात्रा एंड पेन्यांग, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. नोट कर लीजिए इसको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. नेम
नेम सम वेराइटीज ऑफ क्लोथ दैट वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो ये क्लोथ्स के नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाले क्लोथ्स के नाम हैं, आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। चिन्स, कोसियास, बदानास, कासिम बाजार, पटना, कैलकाटा, ओडिशा एंड चांदपुर। नेम सम वीवर्स कम्युनिटी इन इंडिया। तो तांती वीवर्स ऑफ बंगाल थे, झूलास एंड मोमिन रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, साले एंड काइकोलर एंड देवगंज ऑफ साउथ इंडिया। सो हेयर आर क्वेश्चन आंसर राउंड ऑल्सो एंड। आपको अगर और लर्निंग करनी है तो यू कैन कम इन टू माई अपकमिंग स्पेशल क्लासेस, और मेरी आयरन वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स की स्पेशल क्लास होगी 21 सितंबर को 2:30 PM पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आगे का इसमें और पढ़ेंगे अपनी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। तो अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस में ऐसा क्या खास है? तो लर्न लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन यूजिंग दी चैट एंड इमोजीज। आप मेरे साथ चैटिंग कर सकते हैं अच्छी मज़े से, ठीक है। देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन टैब। अगर आपको कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी द डाउट, यू कैन आस्क मी द डाउट इन द क्वेश्चन टैब, मैं उसका सवाल का आंसर दूंगी। अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस, ठीक है, MCQs होते हैं, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, पोल्स लिए जाते हैं। उस पोल्स में क्या होता है कि आप पोल्स में आंसर दे सकते हैं फॉर बेटर रिवीजन। और इंटरेस्ट में आता है थोड़ा बहुत पढ़ाई में कि पोल आएगा नेक्स्ट, तो फटाफट हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। पोल लीडर बोर्ड, compete with your friends। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं टू कम ऑन माई लाइव स्पेशल क्लास, और चलो उस पर मिलते हैं, ठीक है। तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास? आपको प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। देन यू नीड टू ओपन द ऐप एंड जब वो डाउनलोड हो जाए तो ऐप को खोलना है और उस पर अपना मोबाइल नंबर डालना है इधर, ठीक है। एंटर योर मोबाइल नंबर, आपको एक OTP पासवर्ड टाइप का आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिस पे आप जो आपको इसमें डालना है। फिर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस और रेजिडेंस सब कुछ इसके अंदर रखना है। तो साइन अप यूजिंग ईमेल ID। हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लासेस, कैसे आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, ये उसी का प्रोसेस मैं बता रही हूँ। व्हाट गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, तो जैसे आप क्लास 8 के हैं तो आप क्लास 6 to 12 सिलेक्ट करेंगे, जिसमें स्पेशल क्लास आप देखेंगे CBSE क्लास 8। तो आप ये नहीं कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेजेस में होती है, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होता है। सो गो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन दी स्पेशल क्लास लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, नोटिफाई मी कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस भूल जाएं कि क्लास थी तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हैं, यू विल गॉट नोटिफाइड 10 minutes बिफोर द क्लास बिगिंस, ठीक है। सो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लास। तो मेरा कोड क्या है, आपने अनलॉक स्पेशल क्लास करनी है तो नेहा YT लाइव, ये मेरा कोड है, इसको रट लीजिए, ठीक है। इससे आप मेरी स्पेशल क्लास देख पाएंगे। सो हेयर इज़ माई कोड, नोट इट डाउन। तो अभी के अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल ऐप स्टोर से भी। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी है बेसिकली, जिसमें आप बहुत सारी न्यू लर्निंग्स और डिटेल में लर्निंग कर सकते हैं, जिसमें उसके ये फीचर्स हैं, लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, unlimited access to all courses, top educators, regular doubt solving, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series और बैचेस होते हैं जहाँ पे बेटर रिवीजन, मतलब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। स्टडी मटेरियल मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। तो देयर इज़ ऑल्सो अ रेज अ हैंड फीचर, रेज अ हैंड, जिसमें आप हैंड अपना रेज कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास में, जिसमें क्या होगा, आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे बात करके
ऑनलाइन बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वेरी इंटरेक्टिव सेशन होगा, पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एक्सपीरियंस फॉर एजुकेटर्स एंड लर्नर्स। Educators can drive engagement with quizzes, vivas and doubt solving session to further increase doubt अपना solve कर सकते हैं। सो अनअकैडमी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इसमें आप पार्ट ले सकते हैं। ये 7 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक है। 1 PM इसका टेस्ट शुरू होता है। ओके सॉरी, 1 PM इसका टेस्ट शुरू होता है। और चैम्पियनशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, मैथ, साइंस एंड SST, जिसका टेस्ट सीरीज और एनालिसिस भी होगा फॉर 45 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20 विच हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइस क्या है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 696। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपने मेरा कोड यूज़ करना है। ठीक है, फिर एक और फीचर है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर। इसमें आपको क्या मिलेगा? पर्सनल मेंटर, गेट 1-on-1 गाइडेंस। आपको इसमें पर्सनल मेंटर मिलेगा जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर्स एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सब मिलेगा आपको इसके अंदर। और इसके प्लान स्टार्ट होते हैं 1446 पर मंथ। ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। एंड नेहा YT लाइव इज़ माई कोड। आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं इसके अंदर भी मेरा कोड यूज़ करके। %10 ऑफ आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। माई रेफरल कोड इज़ नेहा YT लाइव। तो हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। माई टेलीग्राम ग्रुप इज NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। ठीक है, यू कैन यूज़ माई कोड, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, follow me on Telegram and link is there in the description box itself. So thank you everyone. I hope आपको ये क्लास में मज़ा आया होगा। बहुत अच्छी लर्निंग की हमने देखा आयरन कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन। आप मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करो। मेरा कोड है NEHAYT लाइव। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल enjoyed माई क्लास। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।